नमस्कार। 9 जनवरी 2021 के डेली एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। सैटरडे का एडिटोरियल डिस्कशन है। सॉरी दोस्तों, आज मेरी छुट्टी थी तो मैं थोड़ा देर तक सोता रहा। कल रात में वीडियोस लेट तक रिकॉर्ड की, तो इसलिए एडिटोरियल डिस्कशन आपको थोड़ा सा लेट मिल रहा है। रियली सॉरी फॉर दैट। पहला आर्टिकल जो हम डिस्कस करेंगे वो है बियॉन्ड द सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट वर्डिक्ट की क्वेश्चंस। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? देखिए, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट एक पब्लिक प्रोजेक्ट है। भले ही यहाँ पे प्रेसिडेंट के हाउस की बात कर लीजिए, नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक की बात कर लीजिए, जहाँ से सरकारें चलती हैं हमारी, पार्लियामेंट की बात कर लीजिए, तो ये ऐसी जगहें हैं जो कि नॉर्मल पब्लिक की पहुंच से बाहर है, बट ये है पब्लिक प्लेसेस ही। ये बन पब्लिक के पैसे से रहे हैं। जो 20,000 करोड़ रुपए खत्म किया जाएगा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में, वो टैक्स पेयर का ही पैसा है। ये अलग बात है कि पब्लिक ओपनली यहाँ पे जाके घूम नहीं सकती, एंट्री नहीं मार सकती, बट फिर भी। तो ये जो सिविक प्रोजेक्ट्स हैं, यहां पे दो चीजों में एक खास बात होनी चाहिए। पहली बात तो किस हद तक पब्लिक का अप्रूवल जरूरी है इन प्रोजेक्ट्स को बनवाने के लिए। दूसरा, इन प्रोजेक्ट्स को बनवाने के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, प्रोफेशनल सर्विसेज दी जाती हैं, उनका अलॉटमेंट किस तरीके से होगा। दो बातों पे यहां पे बातें उठ रही हैं। जैसे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बन रहा है, तो पहली बात, अपोजिशन पार्टी सरकार के ऊपर इल्जाम लगा रही है कि भाई पब्लिक कि कॉन्फिडेंस के हिसाब से सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की जरूरत नहीं है, पैसा आप कोरोना के पेंडेमिक में खत्म करो, ना कि इस बिल्डिंग को बनवाने में खत्म करो। इस तरीके की बहुत सी बातें उठ रही हैं। और कहीं ना कहीं पब्लिक भी बोल रही है कि भाई 20,000 करोड़ रुपए तुम पार्लियामेंट बनाने में क्यों खत्म कर रहे हो, हॉस्पिटल बना दो 20,000 करोड़ के। कहीं ना कहीं ये भी बात सही है, भाई पब्लिक को क्या ही फायदा है पार्लियामेंट बिल्डिंग कैसी है कैसी नहीं है। एक बात हो गई। दूसरी बात, इस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को बनवाने में जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स को कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, उनको कैसे चुनाव किया जाएगा। और तीसरी बात, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो बहुत न्यूज में आ गया, सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, जिनके ऊपर इस तरीके के डिस्प्यूट्स चलते हैं। तो इन सारी बातों को खंगालेंगे इस आर्टिकल में। बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, थोड़ा बड़ा आर्टिकल है, तो आज का मैक्सिमम एडिटोरियल डिस्कशन इसी आर्टिकल को समझने में निकल जाएगा। दूसरा आर्टिकल जो हम डिस्कस करेंगे वो है ग्रेडिंग इंडियाज काउंटर कोअर्सिव स्ट्रेटजी। देखिए, मई के लगभग आप समझ लीजिए कि इंडिया और चाइना का जो ईस्टर्न लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जो स्टैंड ऑफ है वो शुरू हुआ। तब से अब तक अर्जुन सुब्रमण्यम जी, जिन्होंने इस आर्टिकल को लिखा है, ये एक मिलिट्री हिस्टोरियन है और स्ट्रेटेजिक कमेंटेटर है। इनका ये बोलना है कि जिस प्रकार से इंडिया की सरकार ने, जिस प्रकार से इंडिया की मिलिट्री ने काउंटर कोअर्सिव स्ट्रेटजी रखी चाइना के अगेंस्ट, चाइना की स्ट्रेटजी सीधे सीधे कोअर्सिव है, उसके अगेंस्ट में कुछ हद तक लिमिटेड काउंटर कोअर्सिव कह सकते हो आप इंडिया की स्ट्रेटजी को। इंडिया की स्ट्रेटजी के नीचे चाइना ने बकल डाउन नहीं किया है, बट कहीं ना कहीं इंडिया चुप नहीं बैठा है, इंडिया डर के नहीं बैठा है। तो यहां पे ऐसा बोला जा रहा है, मतलब अगर मई से लेके अब तक, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, 9वां महीना चल रहा है, तो इन 9 मंथ्स की अगर आप इंडिया की स्ट्रेटजी को देखो, तो कहीं ना कहीं इंडिया की स्ट्रेटजी सक्सेसफुल रही है, ऐसा बता रहे हैं अर्जुन सुब्रमण्यम साहब। ये कौन से बेसिस पे ऐसा कह रहे हैं, इसको हम लोग इस आर्टिकल में बात करेंगे। फिर अगला आर्टिकल है ऑप्टिमिज्म अनबाउंडेड। कल ही मैंने आपके साथ करंट अफेयर्स में डिस्कस किए थे नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के प्रोजेक्शंस ऑफ जीडीपी। एडवांस एस्टिमेट्स आए, एडवांस एस्टिमेट्स, ऑब्वियस सी बात है, अभी 2020-21 की जीडीपी की बात हो रही है। 2020-21 वाला जो फाइनेंशियल ईयर है, ये 31 मार्च 2021 को खत्म होगा। तो जब ये खत्म होगा तब रियल फियर्स आएंगे। अभी तो एडवांस एस्टिमेट्स आ रहे हैं। ये एडवांस एस्टिमेट्स को ज्यादा ही अच्छे सरकार ने पब्लिश किए हैं, ऐसा बोलना है ऑथर का। ऑथर यहां पे इस आर्टिकल में पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रहा है कि जो एडवांस एस्टिमेट्स दिए हैं सरकार ने, इससे बुरे हालात होने वाले हैं, कैसे होने वाले हैं, वो इस आर्टिकल में हम लोग देखेंगे। और तीसरा, नाइट एंड डे। देखिए, हाथरस उन्नाव रेप केस आपने सुना, हाथरस वाला प्रॉब्लम सुनिए। अब बदाऊं में एक 50 साल की आंगनवाड़ी वर्कर का रेप करके उसको मार दिया गया। सुनने में आ रहा है कि एक टेंपल के प्रीस्ट और उसके साथ वालों ने ऐसा किया है। और उसके बाद जब ये रेप हो गया, उस औरत की मृत्यु हो गई, तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की एक मेंबर चंद्रमुखी देवी उस वुमेन के घर पे गई, और वहां पे जाके स्टेटमेंट किस प्रकार का निकल के आ रहा है कि अगर वो वुमेन रात में घर के बाहर ना निकलती, या अपने घर के किसी आदमी के साथ बाहर निकलती, या अपने बच्चों या अपने भाई भाई किसी के साथ भी जाती, तो ऐसा नहीं होता। तो सबसे पहली बात तो यह है कि देखिए, जो रेप जैसे क्राइम से ये रुक नहीं रहे। इस केस में भी कहीं ना कहीं पुलिस एफआईआर फाइल करने में देरी कर रही है। हालांकि सरकार की तरफ से स्टेटमेंट आया है कि हम जल्दी और स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। लॉलेसनेस अभी भी चालू है। रेप के केसेस के स्टैटिस्टिक्स दे रखे हैं। देखिए क्या स्टैटिस्टिक्स दे रखा है यहां पे। इन 2019 नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो डाटा शोड 88 केसेस वर रिकॉर्डेड एवरी डे इन इंडिया, विद यूपी रिपोर्टिंग द सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस एट 3065 केसेस। तो कहीं ना कहीं भैया अगर आप देखो
तो रेप के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे केस में फिर बदाऊं का एक केस निकल के आ रहा है जिसमें नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, एक ऐसी बॉडी जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वुमेन राइट्स को आगे ले जाने की, उस बॉडी की एक मेंबर एक स्टेटमेंट देती है कि अगर ये लेडी अकेले नहीं गई होती तो इसका रेप नहीं होता। तो इस तरीके के जो स्टेटमेंट्स है वो वुमेन एम्पावरमेंट के अगेंस्ट जाते हैं, डेफिनेटली वुमेन एम्पावरमेंट के अगेंस्ट जाते हैं। एक लेडी अगर रात में घर से बाहर निकल रही है, उसका रेप हो जाएगा, इस चीज को इस बात पे जस्टिफाई करना कि वो किसी के साथ निकलती तो नहीं होता, ये बहुत अनफॉर्चुनेट स्टेटमेंट है, नो डाउट। तो इसके बारे में इस आर्टिकल में बात कही गई है, अलग से तो मैं इस आर्टिकल को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, आगे इस न्यूज़ को दोबारा किसी ना किसी एडिटोरियल में कवर किया जाएगा तो मैं आपके साथ देखूंगा। तो पहली 3 न्यूज़ को हम लोग शुरुआत करते हैं, फर्स्ट 3 आर्टिकल्स हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, अगर अब तक आपने चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। मेरे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को देखने के लिए, मुझे हेल्प करने के लिए ज्वाइन बटन दबा के आप चैनल के मेंबर ही बन सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपके जेन्युइन डाउट्स से जवाब दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की PDF मिल जाएगी। तो भाई सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को क्लियर कर दिया, इस प्रोजेक्ट को क्लियर कर दिया। देखिए क्या लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट हैज क्लियर्ड द डेक्स। तो भाई जो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग है और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट्स के अंदर जो जो भी चीज़ें बनाई जाएंगी, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ठीक है भाई, एग्जीक्यूटिव यानी कि सरकार बना सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को लिमिट किया है कब तक, प्रोसीजर सैंक्शनड बाय लॉ। जो मेजॉरिटी जजमेंट है वो क्या बोलता है कि भाई इस प्रकार के रेगुलेशंस को, इस प्रकार के कंस्ट्रक्शन करने की अथॉरिटी सरकार के पास है और सरकार ये कर सकती है। तो बहुत लंबे समय से सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट्स को लेके जो भी डिस्प्यूट चल रहा था, फाइनली इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर दिया गया है। ठीक है भाई, सरकार से ये बोल दिया गया कि आपके पास ये पूरी अथॉरिटी है कि आप इस तरीके के प्रोजेक्ट्स को बना सकते हो। मैंने आपको बताया था अपने करंट अफेयर्स में 3 जजेस की बेंच बैठी थी, 2 जजेस ने फेवर में जजमेंट दिया था, एक ने डिसेंट किया था। जिसने डिसेंट किया था उसने इस बात पे डिसेंट किया था कि जब भी इस प्रकार का सिविक प्रोजेक्ट बनता है जहां पे पब्लिक का पैसा लगा है, टैक्स पेयर का मनी लगा है, वहां पे एक पब्लिक एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए। यानी कि सरकार अगर ऐसे प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन कर रही है तो लोगों को भी लगना चाहिए कि हाँ भाई ये प्रोजेक्ट काम का है। अनफॉर्चुनेटली सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में लोगों को ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि वो लोगों के डायरेक्टली काम का है नहीं। पार्लियामेंट में लोग कितने ही जाते हैं, ठीक है ना भाई, नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक में आप में से हम में से कितने ही लोग गए हैं, वहां पे तो सीनियर ऑफिसर्स, सीनियर IAS ऑफिसर्स या फिर मिनिस्टर जैसे लोग ही जाते हैं। फिर आगे क्या बोला जा रहा है, द क्रिटिकल क्वेश्चंस ऑन इंश्योरिंग पब्लिक कमिटमेंट इन सिविक प्रोजेक्ट्स, इंप्रूविंग पार्टिसिपेटरी प्रोसेस इन सिटी बिल्डिंग एंड इफेक्टिव प्रोक्योरमेंट ऑफ प्रोफेशनल सर्विसेज रिमेन्स अनआंसर्ड। इस तरीके के प्रोजेक्ट में जो कि सिविक प्रोजेक्ट्स हैं, जहां पे ऐसी बिल्डिंग्स बनाई जा रही जो कि सरकार की बिल्डिंग्स हैं, पहली बात तो ये किसी शहर में बनाई जाएंगी। एक शहर किस प्रकार से बिल्ड किया जाएगा ये उस शहर में रहने वाले लोगों को पता होना चाहिए, और कहीं ना कहीं उस शहर में रहने वाले जो लोग हैं वो इस बात के साथ तवज्जो रखें, मतलब असेंट करें कि हाँ भाई हमारे शहर को आप इस तरीके से डेवलप करो। दूसरा, किस हद तक लोग पार्टिसिपेट करेंगे शहर के बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के डिसीजन को लेके। तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट अगर पब्लिक मनी से बन रहा है, दिल्ली में बन रहा है, तो यहां पे लोगों का कितना से है कि भाई ये प्रोजेक्ट बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। और प्रोफेशनल सर्विसेज, इस प्रोजेक्ट को बनवाने का ठेका जिन एजेंसीज को दिया गया है, उनको ये ठेका कैसे दिया जा रहा है, इस बात के पैरामीटर्स को डिस्कस करना, ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके ऊपर अभी के लिए सवाल उठाया गया। ठीक है भाई, रेगुलेशंस की बात की जाए तो जब भी आप रेगुलेशंस देखते हो, रेगुलेशंस बहुत हैफाजार्ड है। जैसे दिल्ली में दिल्ली की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी कुछ रेगुलेशन निकालती है, वो अलग बात है कि दिल्ली की जमीन के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट की चलती है, दिल्ली की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की नहीं चलती, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही रेगुलेशंस निकालती है। बट रेगुलेशंस बहुत सी अलग अलग बॉडियां निकालती हैं। गवर्नमेंट अलग रेगुलेशन निकालेगी, इन्वायरमेंटल अप्रूवल देने वाली बॉडी अलग रेगुलेशन निकालेगी, आर्ट एंड हेरिटेज प्रोटेक्ट करने वाली बॉडी अलग रेगुलेशन निकालेगी। तो इन अलग अलग और इनएडिक्वेट रेगुलेशंस के चलते जो केसेस होते हैं वो कोर्ट में पहुंच जाते हैं। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में भी यही हुआ है। तो उसके बाद फिर बॉल कहां पहुंचती, बात कहां पहुंचती, बात पहुंचती जुडिशरी में। जुडिशरी अभी के लिए हेजिटेंट नजर आ रही है। जुडिशरी ऐसा बोल रही है कि भाई देखिए ये जो बातें हैं ये सरकार के प्रेरोगेटिव में अंदर है, आप हर चीज में हमको मत घसीटिए। तो यहां पे पब्लिक प्रेशर आ रहा है, सरकार की अकाउंटेबिलिटी मानी जा रही है, और जब भी सरकार की अकाउंटेबिलिटी मानी जाती है, चीजें कहां पहुंच जाती हैं, कोर्ट में पहुंच जाती हैं। और सबसे खास बात यह बात है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि बहुत न्यूज में आ गया है। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में सेंट्रल विस्टा जैसे कोई और प्रोजेक्ट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो गया तो उनकी पहले की जो कैपिटल थी हैदराबाद, वो तो तेलंगाना के पास चली गई।
तो आंध्र प्रदेश को अपनी नई कैपिटल बनानी थी, तो क्या बनवाया गया? अमरावती। पहले की जो आंध्र प्रदेश की सरकार थी उसने अमरावती को कैपिटल बनाया, ठीक है ना। वहां पे बहुत सारा लैंड का एक्विजिशन हुआ, सब कुछ हुआ, लोगों से जमीनें ली गई, उनको बोला गया कि आगे आपकी जमीनों के दाम बढ़ जाएंगे, वगैरह वगैरह चीजें हुई। नए चीफ मिनिस्टर आए जगन मोहन रेड्डी साहब ने बोला कि नहीं भाई, अमरावती का अकेली कैपिटल नहीं, मैं 3 अलग कैपिटल्स बनाऊंगा। तो किसानों ने बोला, और जो जमीनें जिनसे ली गई थी उन्होंने बोला कि भाई हमने तो अमरावती में जमीन इस बात को सोच के दी थी कि आगे आने वाले समय में हमको फायदा होगा, अब आप 3 कैपिटल बना रहे हो तो हमको फायदा ही नहीं होगा। तो कुल मिला के एक बिल्कुल ही कंफ्यूज स्टेटस हो गया। शुरुआत में चंद्रबाबू नायडू अमरावती को ग्रैंड प्लान पे डेवलप कर रहे थे, बाद में जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि नहीं भाई मैं 3 कैपिटल बनाऊंगा। तो यहां पे भी कंफ्यूजन है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इनिशियल जो बनवाने थे वो अबेंडन कर दिए गए, लोग और फार्मर्स एजिटेशन कर रहे हैं। तो पूरी आप कह सकते हो केओस समझ गए आंध्र प्रदेश में। पहली एक सिटी अमरावती में सारा प्लान था, फिर प्लान 3 सिटीज में बंटने लगा, हाई कोर्ट भी कूद पड़ी, सुप्रीम कोर्ट भी कूद पड़ी, प्रॉपर केओस हो गया। तो ये भी क्या है, आप ऐसे प्रोजेक्ट्स बनवा रहे हो जो कि पब्लिक प्रोजेक्ट्स हैं। अरे भाई, अमरावती में कैपिटल के चलते आपको पार्लियामेंट तो नहीं, स्टेट लेजिस्लेचर बनवाना है, इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट ऑफिस की बिल्डिंग बनवानी है, तो ये तो पब्लिक के पैसे से ही बनेगा ना। तो ये भी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जैसा ही इशू है। ओके, और इस प्रकार के ऐसा बोला जा रहा है कि बहुत से इश्यूज हैं इंडिया में, केवल यही 2 इश्यूज नहीं है। और अगर अमरावती प्रोजेक्ट वाली बात की जाए तो यहां पे बहुत सारे इश्यूज उठ रहे हैं, लेकिन मेन 2 इश्यूज हैं। पहला इशू है पब्लिक पार्टिसिपेशन। एक स्टेट की कैपिटल कहां कहां पे बनेगी, वहां पे पब्लिक स्ट्रक्चर्स किस किस हिसाब से बनेंगे, इसमें पब्लिक का कितना रोल है। दूसरा, आर्किटेक्चरल सर्विसेज प्रोक्योरमेंट। उन स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किस प्रकार से दिया जाएगा, वो आर्किटेक्चरल सर्विस प्रोक्योरमेंट में आता है। पहली चीज है कि पार्टिसिपेटरी प्रोसेस। किस हद तक लोग ये डिसाइड कर सकते हैं कि कैपिटल किस हिसाब से बनेगी, उन कैपिटल में अलग अलग जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं वो किस हिसाब से बनेंगे। तो देखिए, स्टेट गवर्नमेंट जो कि लोगों के द्वारा चुन के आई है, उसके पास पूरी अथॉरिटी की, वो सिविक प्रोजेक्ट्स को प्लान कर सकता है, अर्बन पॉलिसीज को प्लान कर सकता है। तो पहले तो चंद्रबाबू नायडू की गवर्नमेंट थी, तो भाई अमरावती को एक सिंगल कैपिटल की तरह डेवलप किया जा रहा था, सारे के सारे प्रोजेक्ट्स अमरावती में डेवलप होने थे, ठीक ठाक जमीन का एक्विजिशन भी हो चुका था, सब कुछ ठीक से चल रहा था। फिर आगे जगन मोहन रेड्डी साहब, उन्होंने बोला केवल एक अमरावती को डेवलप नहीं करेंगे, 2 और सिटीज को डेवलप करेंगे। तो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट पहले कुछ और बोल रही थी, दूसरी इलेक्टेड गवर्नमेंट पहले कुछ और बोल रही थी। अब यहां पे आप यही समझ सकते हो कि दूसरी इलेक्टेड गवर्नमेंट को तो वोट डाल के आंध्र प्रदेश की जनता ने चुना है ना, तो दूसरी इलेक्टेड गवर्नमेंट जो कर रही है वो आंध्र प्रदेश की जनता कर रही है, सीधी सीधी बात यह है। तो यहां पे पब्लिक का रोल भी बहुत मेजर रोल प्ले करता है। तो कहीं ना कहीं पब्लिक क्या चाहती है ये इंपॉर्टेंट होता है, और ये इंपॉर्टेंट कहां से नजर आ रहा है, इस आंध्र प्रदेश वाले एग्जाम्पल से नजर आ रहा है। और यहां पे 2 चीजें निकल के आती हैं। पॉलिटिकल साइंटिस्ट क्या बोलते हैं कि भाई किसी भी प्रकार से विम्सिकल एजेंडा नहीं होना चाहिए। जब भी आप किसी पब्लिक प्रोजेक्ट, सिविक प्रोजेक्ट को बनाते हो जहां पे पब्लिक का पैसा लग रहा है, हैफेजर्ड या विम्सिकल एजेंडा नहीं होना चाहिए। और हैफेजर्ड और विम्सिकल एजेंडा ना हो, इसके लिए हॉरिजॉन्टल अकाउंटेबिलिटीज और वर्टिकल अकाउंटेबिलिटीज को इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाता है। अब आप बोलोगे कि सर क्या है ये हॉरिजॉन्टल अकाउंटेबिलिटी, क्या है ये वर्टिकल अकाउंटेबिलिटी, इनका इंस्टीट्यूशनलाइजेशन क्या है, मैं समझाता हूं। वर्टिकल अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या हो गया कि नीचे लोग हैं, ऊपर पॉलिटिशियंस है, लोगों ने वोट डाला, पॉलिटिशियंस को चुना, पॉलिटिशियंस ने सरकार बनाई, हर 5 साल के बाद लोग वोट डाल के उस सरकार को गिरा सकते हैं या फिर से कंटिन्यू करवा सकते हैं। तो एक इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट बना हुआ है, एक इलेक्शन मशीनरी बनी हुई है, स्टेट का लेजिस्लेचर बना हुआ है। तो आंध्र प्रदेश के लोग हर 5 साल पर सरकार बदल सकते हैं। दिस इज एन इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट। इंस्टीट्यूशन क्या है यहाँ पे, स्टेट लेजिस्लेचर। तो जगन मोहन रेड्डी सरकार 5 साल चलेगी, 5 साल बाद इलेक्शंस होगा, जगन मोहन रेड्डी जैसे राज कर रहे हैं, लोगों को पसंद आएगा तो उनको वोट देंगे, नहीं आएगा तो उखाड़ बाहर फेंकेंगे। तो ये तो हो गया एक वर्टिकल अकाउंटेबिलिटी का एग्जांपल। हॉरिजॉन्टल अकाउंटेबिलिटी क्या होती है? हॉरिजॉन्टल अकाउंटेबिलिटी ये होती है कि स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस पैरेलली काम करते हैं। तो मान लीजिए किसी एक पब्लिक प्रोजेक्ट को अप्रूवल देना है, तो इन्वायरमेंटल रेगुलेटर भी अप्रूवल देगा, हेरिटेज कमेटी वाला भी अप्रूवल देगा, फाइनेंस वाला भी अप्रूवल देगा। तो बहुत सारे रेगुलेटर्स हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं जो कि पैरेलली काम कर रहे हैं और वो पैरेलली अप्रूवल दे रहे हैं। कहीं ना कहीं अप्रूवल देते वक्त वो आपस में कोऑर्डिनेट करते होंगे, चीजें देखते होंगे। तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल अकाउंटेबिलिटी। और इसको इंस्टीट्यूशनलाइज कैसे किया? तो आपने इन्वायरमेंट का अलग डिपार्टमेंट बनाया, हेरिटेज का अलग डिपार्टमेंट बनाया, अलग अलग डिपार्टमेंट, सोशल इंपैक्ट असेसमेंट का आपने अलग डिपार्टमेंट बनाया, और वो डिपार्टमेंट अपने हिसाब से स्टडी करके अप्रूवल दे रहा है। तो ये हो गई हॉरिजॉन्टल अकाउंटेबिलिटी को इंस्टीट्यूशनलाइज करना। वर्टिकल अकाउंटेबिलिटी को इंस्टीट्यूशनलाइज करना मैं आपको बता ही चुका हूं। तो दोनों प्रकार की जो मैकेनिज्म है उनको अगर आप इंस्टीट्यूशनलाइज करते हो तो पार्टिसिपेटरी प्रोसेस प्रॉपर तरीके से होगा। ठीक है ना भाई?
तो इस तरीके के मैकेनिज्म को डिवाइस किया गया है, बट मैकेनिज्म उतने इफेक्टिव तरीके से ग्राउंड लेवल पे काम नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी भी आइडिया को इंप्लीमेंट करने से पहले किसी प्रकार का कंसल्टेशन हो ही नहीं रहा है। भाई कंसल्टेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बात करो मास्टर प्लानिंग की, कोई भी पब्लिक प्रोजेक्ट बन रहा है, सिविल प्रोजेक्ट बन रहा है, तो उस प्रोजेक्ट की मास्टर प्लानिंग होगी। उस मास्टर प्लानिंग के दौरान जो भी उस प्रोजेक्ट को बनवाने में लोग इन्वॉल्व हैं, चाहे सरकार है, चाहे भाई एनवायरमेंटल अथॉरिटीज हैं, कितने भी डिपार्टमेंट है, सब लोग बैठ के कंसल्टेशन करेंगे, सब लोग अपने व्यू पॉइंट्स बताएंगे कि हाँ भाई यहाँ पे ये इस प्रकार की प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन जिस प्रकार से कंसल्टेशन होता है ना, कंसल्टेशन को करने का जो प्रोसेस है ना, बहुत वेग है। कहीं ना कहीं भले ही आपने पैरेलल और हॉरिजॉन्टल इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट बना रखे हो, लेकिन वहां चल जाती है। मतलब कह सकते हो कि चीफ मिनिस्टर इन सबको हेड करेगा और चीफ मिनिस्टर्स दूसरों के स्टेटमेंट को ओवर रूल भी कर देगा। इंटरनली मीटिंग होगी, ऐसा तो है नहीं कि दुनिया के सामने लाइव टेलीकास्ट हो रहा हो मीटिंग का, तो कैबिनेट मीटिंग हुई है, वहां पे सारे मेंबर्स बैठे होंगे, तो चीफ मिनिस्टर अगर प्रेशराइज करता है तो सब उसकी बात मान लेते हैं। तो भले ही हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं जिस समय पे अप्रूवल मिल रहा होता है इस तरीके के प्रोजेक्ट्स को, लेकिन वो इतने इफेक्टिव नहीं होते। तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बनवाने के लिए अगर प्रधानमंत्री जी मीटिंग को हेड कर रहे हैं, तो अगर हेरिटेज कमेटी को या इन्वायरमेंटल कमेटी को सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट से कुछ प्रॉब्लम होगा ना, तो वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे, जो कि प्राइम मिनिस्टर साहब की बात चलेगी। कुल मिला के बात यहां पे ये कहने की कोशिश की जा रही है। तो बात यह है कि पब्लिक कंसल्टेशन किस हद तक हुआ, इस चीज के प्रोसेस को डिसाइड कर पाना मुश्किल हो रहा है। प्रोसेस बहुत वेग है। तो एट द एंड जब इस तरीके के डिसीजंस ले लिए जाते हैं, तो सिटीजंस आर एट द मर्सी ऑफ ऑफिशियल और जजेस इंटरप्रिटेशन। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जब बना, तो यहां पे जो मिनिस्टर्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने डिसीजन ले लिए। अगर कोई सिटीजन चाहता है कि ये प्रोजेक्ट ना बने, तो उसके पास क्या ऑप्शन बनेगा? पहला ऑप्शन तो ये है कि वो ऑफिसर से जाके बोले, ऑफिसर्स मिनिस्टर्स बात सुन नहीं रहे हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है कि वो जजेस के पास जाके बोले। जजेस ने क्या बोल दिया कि भाई ये तो लेजिस्लेचर का डोमेन है, एग्जीक्यूटिव का डोमेन है, सॉरी, तो एग्जीक्यूटिव करेगा, भाई हम इसमें क्या बोल रहे हैं? अगर वो कुछ कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं तो हम कैसे रोक सकते हैं? और ऐसा नहीं है कि सारे जजेस ने एक बोला है, एक जजेस ने यह भी बोला है कि भाई कभी ना कभी, कहीं ना कहीं जब भी सिविक प्रोजेक्ट बनता है, तो उस सिविक प्रोजेक्ट को बनवाने में जो लोगों की एक्सेप्टेबिलिटी है, जो पब्लिक एक्सेप्टेबिलिटी है, वो होनी चाहिए, जो कि यहां पे थी नहीं। तो ये सब बातें यहां पे बोली जा रही है। कुछ कुछ ऐसा ही लैंड एक्विजिशन एक्ट में हुआ था। 2015 में लैंड एक्विजिशन एक्ट लेके आई थी सरकार। उस लैंड एक्विजिशन एक्ट की जो यूजेज था ना, जो लैंग्वेज थी ना, वो बहुत हैफेजर्ड थी। आप कौन कौन से बेसिस पे लैंड को एक्विजिशन कर सकते हो, ये क्लियरली बताया नहीं था। जब उसके अगेंस्ट अपोजिशन हुआ, तब भाई उसमें क्लियरली लिखा गया, यहां भाई लैंड को इस बेसिस पे एक्वायर किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं जो एक्ट बनाए जाते हैं, जो नियम कानून बनाए जाते हैं, नियम कानून में जो वर्डिंग्स होती है ना, बहुत वेग होती है, जिसके चलते जो प्रोसेसेस होते हैं ना, वो बहुत हैफेजर्ड हो जाते हैं। तो यहां पे तो हमने अब तक इस बात पे डिस्कशन किया कि कोई पब्लिक प्रोजेक्ट बन रहा है, तो उसमें पब्लिक किस हद तक इन्वॉल्व होगी। दूसरी हम यहां पे ये बात करेंगे, रेगुलेटरी चेंज कौन सा वाला, कि भाई पब्लिक प्रोजेक्ट्स के लिए आप डिजाइनर किस हिसाब से चुनोगे। देखिए, किसी भी चीज को डिजाइन करना, अगर आपने बॉलीवुड की मूवीज देखी हो, तो बॉलीवुड की मूवीज में आप कह सकते हो कि इंटीरियर डिजाइनिंग करते हैं हम, या हम एक आर्किटेक्ट है। आर्किटेक्ट का काम क्या होता है? बिल्डिंगें बनाना। और बिल्डिंग बनाते वक्त आर्किटेक्ट डिजाइन करता है बिल्डिंग को। तो जो डिजाइन करना, ये जो प्रोसेस होता है, इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स सर्विस। इसमें बहुत क्रिएटिविटी चाहिए, फंक्शनल परफॉर्मेंस, एस्थेटिक नीड्स, बहुत सारी चीजें चाहिए। और कहीं ना कहीं जब सिविक प्रोजेक्ट्स की बात आती है, पब्लिक प्रोजेक्ट्स की बात आती है, जहां पे पब्लिक का, टैक्स पेयर का मनी लग की चीजें बननी है, तो वहां पे तो आपको जुडिशियस यूज भी करना है पैसे का, कम पैसे में ज्यादा अच्छी चीजें बनानी है, सीधी बात है। और यहां पे अगर कोई गलत चॉइस आपने ले ली, तो भाई ना कहीं पैसे की बर्बादी होगी, ओवरऑल बिल्डिंग भी अच्छी नहीं बनेगी। ये सब बातें हैं। अब सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में कहीं ना कहीं डिजाइनर्स की, जो लोगों को भी कॉन्ट्रैक्ट दिया गया सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को बनाने का, उनकी आप कह सकते हो कि काबिलियत पे सवाल नहीं उठाया गया। सवाल इस बात पे उठाया गया कि आपने सर्विस का एलोकेशन कैसे किया। समझ गया बात को? तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में इस बात पे ज्यादा बात नहीं हुई है कि आपने जिसको भी कॉन्ट्रैक्ट दिया सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को बनाने का, वो काबिल नहीं बनाने की, ये बात नहीं है। बात ये है कि आप आर्किटेक्चर कंसल्टेंट को अपॉइंट कर रहे हो, तो किस बेसिस पे अपॉइंट कर रहे हो? अपॉइंट करने का प्रोसेस कितना सही है, कितना गलत है। यहां पे बात इस बात पे उठाई जा रही है कि डिजाइन सर्विसेज का अगर आप ठेका दे रहे हो किसी कंपनी को, तो कौन से बेसिस पे ठेका दे रहे हो। यहां पे देखिए क्या बोला जा रहा है, bearing a few instances of open competition, which is an ideal way to choose from a larger pool of solution, the state follows the alternative method of closed procurement. मैं पूरा पढ़ देता हूं, फिर आपको बताता हूं। Here, select architects who meet a prerequisites are invited and choices made from designs they have provided. कहने मतलब क्या है
कि जब भी आप डिजाइन का ठेका दे रहे हो, आर्किटेक्चर का ठेका दे रहे हो किसी को कि आप इस बिल्डिंग बनाओ, ये बिल्डिंग बनाने का आप ठेका दे रहे हो, जब आप ठेका देते हो तो भाई एक तो होता है ओपन कंपटीशन, कि कंपटीशन आपने सबके लिए ओपन कर रखा है, सब लोग आके अपना टेंडर सबमिट कर रहे हैं, आप उनको देख रहे हो, अप्रूवल दे रहे हो। ज्यादातर केसेस में जब सरकार ये ठेका देती है तो क्लोज प्रोक्योरमेंट के थ्रू देती है, और क्लोज प्रोक्योरमेंट में एक प्रॉब्लम है, जिन लोगों को टेंडर सबमिट करने की परमिशन दी जाती है उनके ऊपर कुछ प्री रिक्विसाइट्स रखे जाते हैं। प्री रिक्विसाइट्स मतलब कि उन्होंने इतनी बिल्डिंगें बना रखी हो, उन्होंने इतने का काम कर रखा हो, उनकी कंपनी का टर्नओवर कम से कम इतना हो, तो इस तरीके के बहुत से सारे प्री रिक्विसाइट्स रख दिए जाते हैं। और ये प्री रिक्विसाइट्स जो नए प्लेयर्स होते हैं, जो फ्रेश प्लेयर्स हैं मार्केट में, उनकी एंट्री को बंद कर देते हैं। देखिए क्या बता रखा है यहां पे, द गवर्नमेंट फ्रॉम द मेथड्स रिकमेंडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अडॉप्ट्स द क्वालिटी एंड कॉस्ट बेस्ड सिलेक्शन। गवर्नमेंट जब भी इस तरीके किसी फाइनेंशियल आर्किटेक्ट को अपॉइंट करती है तो क्वालिटी एंड कॉस्ट बेस्ड सिलेक्शन को डिप्लॉय करती है। क्वालिटी एंड कॉस्ट बेस्ड सिलेक्शन क्या होता है कि जो कंसल्टेंट्स आपकी बिल्डिंग बनाएंगे उनके लिए आप प्री रिक्विसाइट्स को अडॉप्ट कर रहे हो। प्री रिक्विसाइट्स मतलब इसने कम से कम इतनी बिल्डिंग बना रखी हो, इसका बिल्डिंग बनाने का ट्रैक रिकॉर्ड इतना है, ये इतने कम पैसे में बिल्डिंग बना देता है। और यहां पे दो चीजों पे ध्यान दिया जाता है, एक तो टेक्निकल कॉम्पिटेंसी और एक दिया जाता है फाइनेंशियल प्रपोजल पे। टेक्निकल कॉम्पिटेंसी मतलब कि जब वो प्रोजेक्ट बनाएगा वो कितना टेक्निकली कॉम्पिटेंट है, उसने जो पहले के प्रोजेक्ट्स बनाए हैं उनकी बिल्डिंग की एफिशिएंसी कितनी है, कितने अच्छे से वो काम करता है, उसके काम की क्वालिटी कैसा है। दूसरा ध्यान दिया जाएगा फाइनेंशियल प्रपोजल पे, यानी कि वो कितना पैसा चार्ज कर रहा है काम करने को लिए। तो दो चीजें यहां पे निकल के आती हैं, टेक्निकल कॉम्पिटेंसी और फाइनेंशियल प्रोस्पेक्ट्स। और क्वालिटी एंड कॉस्ट बेस्ड सिलेक्शन में होगा ये कि टेक्निकल कॉम्पिटेंसी पे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, फाइनेंशियल वाले एलिमेंट पे कम ध्यान दिया जाएगा। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स में होता क्या है, देखिए गवर्नमेंट के जब टेंडर निकलते हैं तो टेंडर में जो सबसे कम कोटेशन देता है उसको टेंडर मिल जाता है, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं हो रहा है। क्वालिटी एंड कॉस्ट बेस्ड सिलेक्शन में अगर मान लीजिए दो टेंडर आते हैं और दो टेंडर में सरकार को लगता है कि पहला टेंडर कम पैसे में कम क्वालिटी का काम कर रहा है और दूसरा टेंडर थोड़े ज्यादा पैसे में ज्यादा क्वालिटी का काम कर रहा है, तो दूसरे वाले को भी टेंडर दिया जा सकता है। क्योंकि यहां पे टेक्निकल कॉम्पिटेंसी क्वालिटी पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है, केवल प्राइस पे फोकस यहां पे नहीं किया जा रहा, जो कि एक अच्छी बात है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब निकल के आती है जब आप नए प्लेयर्स की एंट्री को बैन कर देते हो। और खास बात यहां पे यह है कि अब आप टेक्निकल वेटेज और फाइनेंशियल प्रपोजल की बात कर रहे हो। सबसे बड़ी चीज यह कि जब आप किसी को टर्नओवर मतलब किसी को आप कोई ठेका दे रहे हो बिल्डिंग बनवाने का, तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की पार्लियामेंट बिल्डिंग बनवाने का ठेका मान लीजिए किसी ए नाम के कंसल्टेंट को दिया गया, उसने कोई टेंडर जमा किया होगा, उस टेंडर में टेक्निकल प्रपोजल भी होगा, फाइनेंशियल प्रपोजल भी होगा। तो आपने कितना वेटेज दिया टेक्निकल प्रपोजल को और कितना वेटेज दिया फाइनेंशियल प्रपोजल को, यह देखने वाली बात है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पे बोली गई है, इट इज ऑब्जर्व दैट अनलेस वेटेज ऑन टेक्निकल क्वालिफिकेशन एक्सीड्स 80%, फर्म्स दैट कोट लोअर फीस कैन आउटडू बेटर डिजाइन फर्म्स। मतलब की बात यह है कि अगर कोई डिजाइन फर्म्स कंस्ट्रक्शन अच्छा कर रही है तो कहीं ना कहीं वो पैसा ज्यादा लेगी। तो ओवरऑल एलोकेशन में अगर आप टेक्निकल कॉम्पिटेंसी को 80% से ज्यादा वेटेज देते हो तो ही आप अच्छी डिजाइन फर्म ढूंढ पाओगे। 80% से अगर आपने कम वेटेज दी है टेक्निकल प्रपोजल को और फाइनेंशियल प्रपोजल को 20% से आप ज्यादा वेटेज दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं जो लोग लो प्राइस कोट कर रहे हैं उनको कोटा मिल जाएगा। अगर आपको बेस्ट क्वालिटी चाहिए तो आपको टेक्निकल प्रपोजल को 80% से ज्यादा वेटेज देना पड़ेगा और फाइनेंशियल प्रपोजल को, पैसे वाले पॉइंट को 20% से कम वेटेज देना पड़ेगा। और सरकार के एलोकेशन में नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, सरकार कहीं ना कहीं टेंड करती है उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्टर की तरफ जो कि कम पैसे में काम कर रहा हो। तो यही बात बोला जा रहा है, मैं फिर से बता देता हूं, किसी फाइनेंशियल प्रपोजल में किसी भी बिल्डिंग को बनाने में अगर 80% से ज्यादा वेटेज दिया जा रहा है उसकी एफिशिएंसी पे, उसके टेक्निकल क्वालिफिकेशन पे, तो ही भाई अच्छी डिजाइन फर्म वाले को कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। नहीं तो अगर 80% से कम वेटेज है टेक्निकल कॉम्पिटेंसी वाले एलिमेंट पे, तो जो फर्म कम पैसा कोट कर रही है उसको मिल सकता है काम। ठीक है भाई। उसके बाद द सेकेंड एंड अ मोर क्रिटिकल सेट ऑफ इश्यूज is related to steep prerequisites and a lack of clarity in evaluative criteria and standards for design assessors। जिस बेसिस पे यहां पे ठेका दिया जाता है अलग अलग प्लेयर्स को बिल्डिंगों को बनवाने का, वो इवैल्यूएशन क्राइटेरिया क्या है उसका और डिजाइन के स्टैंडर्ड्स क्या सेटअप किए जाएंगे, इसके ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं है। प्लस बहुत बड़े बड़े प्री रिक्विसाइट्स लगा दिए जाते हैं जिसके चलते
जो नए आर्किटेक्चर फर्म्स हैं वो क्वालिफाई नहीं कर सकते। बहुत सारे यहां पे ऐसे आर्किटेक्चरल फर्म्स हैं जो कि पब्लिक प्रोजेक्ट्स के लिए अनएलिजिबल हो जाएंगे, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के लिए भी अनएलिजिबल हो जाएंगे। खास बात यहां पे ये है कि अगर आप प्री रिक्विसाइट्स लगा रहे हो तो प्री रिक्विसाइट्स का मतलब क्या है? प्री रिक्विसाइट्स का मतलब ये है कि एक ऐसी कंपनी जिसने ज्यादा बिल्डिंग बनाई हो, एक ऐसी कंपनी जिसका टर्नओवर ज्यादा है, मतलब उसकी एक्सपर्टाइज भी ज्यादा होगी। अब कुछ हद तक तो ये बात सही हो सकती है, लेकिन इससे तो आप इनोवेशन को स्टिफल कर दोगे ना। अरे भाई, अगर आप इनोवेशन आगे बढ़ाना चाहते हो तो कम से कम आप नए प्लेयर्स को एंट्री करने की तो कीमत दो। पब्लिक प्रोजेक्ट्स, अगर कोई सीरियस कॉन्ट्रैक्टर है जो कि इस फील्ड में घुसना चाहता है तो कहीं ना कहीं वो अपनी इमेज को बेकार नहीं करेगा। इमेज को बेकार नहीं करेगा तो चीजें अच्छी ही बनाएगा। अगर आप एंट्री रिक्वायरमेंट इतनी स्ट्रिक्ट लगा दोगे कि उसकी एंट्री बंद हो जाए तो वो क्या कर देगा? तो यही बोला जा रहा है, steep entry requirements eliminate medium and small size firms and enable only a handful of large firms to qualify. This detrimentally reduces the pool of choice. और यहीं पे यहां पे हो रहा है। समझ गया आप बात को दोस्तों? तो ये बातें यहां पे बताई जा रही हैं। अब देखते हैं सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन ये है कि अगर आप ओपन कंपटीशन को नहीं कर सकते हो तो आप क्या कर सकते हो कि एंट्री बैरियर को तो कम कर सकते हो। अरे भाई, इतना रेवेन्यू की उसकी कंपनी हो, उसने इतने प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया हो, इस तरीके के अगर आप एंट्री बैरियर्स को बंद कर दो तो ऑब्वियसली बात है ज्यादा लोग यहां पे अप्लाई कर पाएंगे प्रोजेक्ट के लिए। ये रिकमेंडेशन किसने दी? ये रिकमेंडेशन दी आर्किटेक्ट्स काउंसिल ऑफ यूरोप ने। ठीक है भाई। तो ड्रॉपिंग टर्नओवर रिक्वायरमेंट एंड लेड एन एम्फेसिस ऑन क्वालिटेटिव सिलेक्शन क्राइटेरिया। तो आर्किटेक्ट काउंसिल ऑफ यूरोप का ये बोलना है कि टर्नओवर रिक्वायरमेंट कोई कंपनी अगर टेंडर के लिए अप्लाई कर रही है उसका कम कर दो आप, और क्वालिटेटिव सिलेक्शन क्राइटेरिया लेके आओ। ये मत करो कि जो पुराने लोग हैं जिनका बहुत टर्नओवर है, इतने साल से काम कर रहे हैं, इतनी बिल्डिंग बनाए, केवल उनको ही मिलेगा। सेकंड बात, प्रोफेशनल सर्विसेज कुड बी डिसएग्रीगेटेड इनटू डिजाइन सर्विसेज एंड प्रोजेक्ट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट। तो भाई टोटल सर्विसेज को आप तीन भागों में डिसाइड कर सकते हो। डिजाइन सर्विसेज अलग, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट अलग, मैनेजमेंट अलग, और डिजाइन को एक अलग फोकस देके आप अलग तरीके से इसके टेंडर निकाल सकते हो। तीसरा, वेटेज प्लेस्ड ऑन डिजाइन वैल्यू हैज टू बी अनएम्बिगुअसली क्लियर एंड फिक्स्ड। जिस बेसिस पे आप टेंडर दे रहे हो उसमें डिजाइन वाला एलिमेंट कितना परसेंट वेटेज रखता है, यह बहुत जरूरी है। इंडिया में जो 65% ऑफ द रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट्स हैं वो 35 साल से कम के हैं, और ज्यादातर जो फर्म्स हैं वो मीडियम साइज्ड हैं। तो अगर आप एंट्री बैरियर ज्यादा कर दोगे तो ये 35 साल से कम वाले आर्किटेक्ट और मीडियम साइज फर्म्स तो सीधे ही सीधे कंपटीशन से बाहर हो जाएंगी। तो ओवरऑल सरकार खुद ही यहां पे इनोवेशन को स्टिफल करते हुए नजर आएगी। ये बातें यहां बताई जा रही। बहुत ही अच्छा आर्टिकल था दोस्तों, इसलिए मैंने बहुत डिटेल में ऑलमोस्ट पूरा ही आर्टिकल आपके साथ डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं। पहले आर्टिकल में 20 मिनट से ज्यादा लग गया है। नेक्स्ट है ग्रेडिंग इंडियाज काउंटर कोवर्सिव स्ट्रेटजी। इट कैन ओनली बी फेयर टू आर्ग्यू दैट द कंट्री हैज डन वेल इन काउंटरिंग चाइनीज मूव्स इन ईस्टर्न लद्दाख। चाइना के साथ ये जो पंगे चल रहे हैं इंडिया के ईस्टर्न लद्दाख में, यहां पे इंडिया ने एक बहुत अच्छी अप्रोच रखी है, ऐसा बोला जा रहा है इस आर्टिकल में। देखिए, इस समय पे जो ओवरऑल दुनिया का एनवायरनमेंट है काफी खतरनाक है। कोविड-19 के पैंडेमिक के चलते ऑलमोस्ट पूरी नीज पे आ गई है दुनिया, और अमेरिकन और चाइनीज पावर, अमेरिका की पावर डिक्लाइन पे, चाइना की पावर ऊपर पे है। और ये जो अमेरिका और चाइना है ये एक दूसरे के सामने खड़े हैं, एक दूसरे को रिंग से नॉकआउट करने की कोशिश कर रहे हैं। और इनकी जो लड़ाई चल रही है, ऑब्वियसली बात है ट्रेडिशनल मिलिट्री लड़ाई नहीं चल रही है। ट्रेडिशनल मिलिट्री लड़ाई अगर अमेरिका चाइना में शुरू हो गई तो भैया हम लोग थर्ड वर्ल्ड वॉर पहुंच जाएंगे, दुनिया ही खत्म हो जाएगी। तो वो तो खैर नहीं होना चाहिए, इस बात को इंश्योर करना जरूरी है। लेकिन जो लड़ाई चल रही है चाइना और अमेरिका के बीच में, वो स्पेस फील्ड में, साइबर फील्ड में, कॉग्निटिव डोमेन के फील्ड में चल रही है, डिप्लोमेटिक स्टेटस में भी चल रही है, ट्रेड वॉर चल रहा है, नाना प्रकार की चीजें चल रही हैं। ऐसे केसेस में इंडिया जैसी कंट्रीज क्या कर सकती हैं? इंडिया जैसी कंट्रीज अपने प्लेस को इस दुनिया में कैसे रख सकती हैं? यहां पे कुछ स्ट्रैटेजीज दी गई हैं। यहां पे देखिए, चाइना ने मई 2020 में जो किया, उन्होंने स्क्रू को टर्न किया। स्क्रू को टर्न किया। देखिए, चार तरीके के यहां पे कोअर्सिव डिप्लोमेसी के तरीके बताए गए। कोअर्सिव डिप्लोमेसी मतलब आप कुछ ऐसे डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल स्टेप लो जिससे आप सामने वाले पार्टी को कुछ करने पे मजबूर कर दो। इसके चार तरीके बताए गए हैं। अ ग्रेजुअल टर्निंग ऑफ स्क्रू पहला, दूसरा ट्राई एंड सी अप्रोच जो कि इंडिया अप्लाई करेगा, कैसे अप्लाई करेगा आगे बताऊंगा, तीसरा टैसिट अल्टीमेटम, चौथा अ फुल फ्लेज्ड अल्टीमेटम। चाइना ने मई 2020 में ग्रेजुअल टर्निंग ऑफ स्क्रू किया। ग्रेजुअल टर्निंग ऑफ स्क्रू में चाइना ने क्या किया कि चाइना हमारे हिस्सों में घुस आया और उसने यूनिलैटरली स्टेटस क्यू को बदल दिया। और यूनिलैटरली स्टेटस क्यू को बदलने के बाद चाइना चुपचाप बैठ गया और वो ये देखने की कोशिश कर रहा था कि इंडिया पलट के क्या करता है।
यहां पे चाइना ने थोड़ा सा स्क्रू को पलटा और वो इंडिया का रिएक्शन देख रहा था। फिर इंडिया की रिएक्शन के बेसिस पे चाइनीज सरकार ये डिसाइड करेगी कि हमको आगे क्या करना है। तो अगर इंडिया रिएक्शन कुछ नहीं देता है, मान जाता है, तो हम दूसरी जगहों पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे थोड़ा घुसपैठ करेंगे। अगर इंडिया रिएक्शन खतरनाक देगा तो हम थोड़ा चुप बैठेंगे। ये चाइनीज ने सोचा। इंडियन मिलिट्री का जो रिस्पॉन्स था वो दो प्रकार का हो सकता था। एक तो हो सकता था क्विड प्रो क्रो रिस्पॉन्स, तो जिस तरीके से चाइना हमारे यहां घुसा है, हम भी जबरदस्ती वहां पे घुसाएं, हम भी एक लिमिटेड मिलिट्री एक्शन कर दें। बट इंडिया ने ऐसा नहीं किया। बहुत सारे स्ट्रेटेजिक सर्कल्स का ये बोलना था कि इंडिया को मिलिटरीली रिस्पॉन्स करना चाहिए, बट इंडिया ने मिलिट्री रिस्पॉन्स नहीं किया उस लेवल का। इंडिया ने यहां पे अडॉप्ट की ट्राई एंड सी अप्रोच। तो ग्रेजुअल टर्निंग ऑफ द स्क्रू किया चाइना ने, तो इंडिया ने स्क्रू टर्न नहीं किया, मतलब एक प्रॉपर मिलिट्री एक्शन नहीं किया पलट के, जैसा चाइना ने वो किया था कि भाई डंडे ले आए थे बार्ब्ड स्ट्रिंग्स वाले। यहां पे इंडिया ने स्टेप अपनाया ट्राई एंड सी अप्रोच। ट्राई एंड सी अप्रोच में होता माइल्ड फोर्स ऑफ कवर्शन। जिस हद तक चाइना वाले अपनी आर्मी को लेके आ रहे थे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, उस हद तक इंडिया वाले अपनी आर्मी को लेके जा रहे हैं। वो अपने टैंक ला रहे हैं, इंडिया वाले अपने टैंक ला रहे हैं। वो अपना मिसाइल डिफेंस सिस्टम ला रहे हैं, इंडिया वाला अपना मिसाइल डिफेंस सिस्टम ला रहा है। वो अपनी एयरफोर्स ला रहे हैं, इंडिया वाले भी मैसिव लेवल पे एयरफोर्स लेके आ रहे हैं। जितना चाइना ने अपनी आर्मी को स्टेशन कर दिया लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, उतना ही इंडिया ने कर दिया। इंडिया बार बार अल्टीमेटम दे रहा है पीपल लिबरेशन आर्मी को कि रिस्टोर करो स्टेटस क्वो ओमे का। पीपल लिबरेशन आर्मी ने नहीं माना। कहीं ना कहीं इंडिया ने वेट एंड सी वाला काम किया, हालांकि इस वेट एंड सी वाले काम का कुछ इंपैक्ट नहीं पड़ा। ठीक है, चाइना जहां तक घुस के आके बैठा है वो वहीं पे घैसा हुआ, वापस नहीं गया है। लेकिन चाइना को एक बात पता चल गई कि हमने टर्न तो कर दिया स्क्रू को, लेकिन हम और नहीं कर सकते स्क्रू को टर्न, क्योंकि और किया तो वॉर छिड़ जाएगा। तो चाइना को एक बात तो पता चल गई कि अब और किसी डोमेन में हम इंक्रोचमेंट नहीं कर सकते, करेंगे तो इंडिया की तरफ से बहुत ही जबरदस्त रिस्पॉन्स आएगा। ये पहली बात हो गई। लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया की तरफ से कुछ लोगों को लगेगा कि यार ये क्या तरीका हुआ, वो तो हमारी जमीन में घुसा है और हमने उनको वहां पे रोक दिया, तो हमने कौन सी बड़ी बात कर दी भाई। हमें तो क्विड प्रो को रिस्पॉन्स देना चाहता ना, मिलिट्री वाला रिस्पॉन्स देना चाहिए था ना। यहाँ पे ऑथर यही बोल रहा है कि एस्केलेटरी लैडर पे पूरी तरीके से नहीं चढ़ा इंडिया ने फुल फ्लेज मिलिट्री रिस्पॉन्स नहीं दिया। नहीं देता तो लॉन्ग टर्म में नुकसान हो सकता था। कैसे हो सकता था इसको आगे देखेंगे। चाइना के इस स्टेप का इंडिया के पास दो तरीके से जवाब था करने का। पहला जवाब क्या था, टैसिट अल्टीमेशन। टैसिट अल्टीमेटम क्या होता है? टैसिट अल्टीमेटम की मतलब हम आपको अल्टीमेटम दे रहे हैं, इस अल्टीमेटम के चलते हम आपसे बोलते हैं कि आप बैक ट्रैक कर आइए, स्टेटस क्यू को रिस्टोर करिए, इस एरिया को मिलिटराइज मत करिए, और इसमें हम लोग छोटे मोटे स्टेप्स लेंगे जिससे हम अपने टैक्टिकल एडवांटेजेस को बढ़ाएंगे। दूसरा होता है फुल फ्लेज्ड अल्टीमेटम, कि भाई सीधे सीधे चाइना को वार्निंग इशू कर दी, पीछे हटो, नहीं हटोगे तो तुम्हारे साथ लड़ाई शुरू हो जाएगी। ये दो प्रकार के अल्टीमेटम देने की अथॉरिटी थी इंडिया के पास। इंडिया ने फुल फ्लेज्ड अल्टीमेटम नहीं दिया। इंडिया ये जानता था कि हम फुल फ्लेज्ड अल्टीमेटम दे देंगे तो चाइना वाले पीछे तो हटेंगे नहीं। ऑब्वियस सी बात है, चाइना वालों को अपने देश को, लोगों को भी जवाब देना है, उनको पूरी दुनिया को भी दिखाना है कि हम कमजोर नहीं है। तो फुल फ्लेज्ड अल्टीमेटम से कुछ होने वाला नहीं था, तो इंडिया वालों ने दिया टैसिट अल्टीमेटम। और उस टैसिट अल्टीमेटम में कुछ स्ट्रेटेजिक गेम्स भी किए इंडिया ने, जैसे कि काला टॉप की पहाड़ियों पे साउदर्न बैंक ऑफ द पैंगोंग सो को कब्जा लिया इंडिया ने। इस प्रकार के कुछ सिग्निफिकेंट गेम्स भी किए हैं इंडियन आर्मी ने। तो यहां पे जो टैसिट अल्टीमेटम दिया है, इससे चाइनीज साइड को एक चीज क्लियर होगी। पहली बात तो चाइना को यह पता चल गया कि जो कोवर्शन वाली टैक्टिक्स है वो इंडिया के साथ काम नहीं कर रही। दूसरी बात, इंडिया को साइकोलॉजिकल गेन मिला है जब काला टॉप की पहाड़ी पे इंडियंस चढ़ के कब्जा कर लिए। कुल मिला के यहां पे चाइना और इंडिया एक तरीके के डेडलॉक में आ गए। पीपल लिबरेशन आर्मी और चाइना के को भी समझ में नहीं आ रहा कि अब करें क्या। वापस जाएंगे तो अपनी ही नाक कटेगी पूरी दुनिया में कि आगे आओ, पीछे भेज दिया इंडिया की आर्मी में। आगे आ नहीं सकते, आगे आएंगे तो जंग से छिड़ जाएगी। इंडिया भी स्टेटस को पे खड़ा हुआ है, कुछ ज्यादा कर नहीं रहा है। ज्यादा इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि भाई बहुत ज्यादा करेंगे तो हमारी तरफ से भी लड़ाई छिड़ने के चांसेस है। ओवरऑल जितनी जमीन में चाइना अंदर घुस के बैठा है उसके लिए फुल फ्लेज्ड वॉर को शुरू कर देना ये एक प्रॉपर डिसीजन नहीं है। इसलिए इंडिया के स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकर्स रुके हुए हैं। और कुल मिला के ये जो इतना लंबा समय है, मई से लेकर दिसंबर और जनवरी 2021 चल रहा है, मई 2020 में ये सब शुरू हुआ था, इस समय को इंडिया ने यूटिलाइज किया है अपनी पोजीशंस को स्ट्रांग करने के लिए, अपनी नेवी को, अपने एयरफोर्स को, अपनी आर्मी को इस स्फीयर में स्ट्रांग करने के लिए। कहीं ना कहीं इंडिया ने ऐसे स्टेप्स लिए हैं जिससे कि लॉन्ग टर्म में इंडिया की आर्मी स्ट्रांग होगी, हम लोग अपनी इंडिजीनियस कैपेबिलिटीज को बिल्डअप करेंगे, और ये सब बातें चाइना देख रहा है। प्लस चाइना की जो अपीजमेंट की स्ट्रेटजी थी इंडियन पॉलिटिकल सर्कल्स की, वो खत्म हो गई। हमने उनकी एप्स को बैन करना शुरू कर दिया है। तो धीरे धीरे यहाँ पे चाइना ओवरऑल लार्जर फ्रेम में अपने आप को डिफीटेड ही समझ रहा है, ऐसा बोल रहे हैं अर्जुन सुब्रमण्यम साहब। अर्जुन सुब्रमण्यम साहब का ये बोलना है कि जो चाइनीज पॉलिसी थिंकर्स हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए,
वो जितने इलाके में अंदर घुस के बैठे हैं उन इलाकों से उनको सिग्निफिकेंट गेन नहीं है, लेकिन इनसे उनको लॉस क्या है, उनकी डिजिटल एप्स का इंडिया मार्केट चला गया, जो कि एक बहुत बड़ा गेम है। इंडिया जो पहले चाइना को अपीजमेंट की टैक्टिक्स करता था, इंडिया ने वो टैक्टिक्स को करना बंद कर दिया है। ओवरऑल इंडिया थोड़ा सा बेलिजरेंट हो रहा है चाइना के अगेंस्ट, तो सिग्निफिकेंट डिसएडवांटेजेस हैं चाइना को। चाइना अपनी फेस सेविंग जरूर कर रहा है, बट कहीं ना कहीं चाइना के पॉलिटिकल सर्कल्स में ये बात पता चल गई है कि उन्होंने गलती कर दी ईस्टर्न लद्दाख में घुस के। लेकिन अब वो सीधे सीधे पीछे वापस नहीं जा सकते, क्योंकि उनकी इज्जत भी दांव पे। ये बातें यहाँ पे अर्जुन सुब्रमण्यम कह रहे हैं, और अर्जुन सुब्रमण्यम साहब ये बोल रहे हैं कि इंडिया की जो हैंडलिंग रही है इस क्राइसिस की, बहुत अच्छी रही है। अगले आर्टिकल में चलते हैं। ऑप्टिमम्स अनबाउंडेड एनएसओ प्रोजेक्शंस ऑफ जीडीपी सीम ओवरली ऑप्टिमिस्टिक इवन एज द इकोनॉमी रिबाउंड्स। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जो पहले एडवांस्ड एस्टिमेट्स आए हैं ना इस करंट फाइनेंशियल ईयर के इकोनॉमिक आउटपुट के, जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि इकोनॉमी बहुत रोबस्टली रिबाउंड करेगी फ्रॉम द सेकेंड हाफ ऑफ द पैंडेमिक, ये सही नहीं है। पहले 2 क्वार्टर्स, पहला क्वार्टर क्या था, अप्रैल मई जून, दूसरा क्वार्टर क्या था, जुलाई अगस्त सितंबर। ये 2 क्वार्टर्स में तो भैया हमारी इकोनॉमी की हालत बहुत खराब थी। लेकिन ऐसा सरकार बोल रही कि जो बाकी के 2 क्वार्टर्स हैं, थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर, उसमें इकोनॉमी बहुत तेजी से ऊपर जाएगी। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के थर्सडे को प्रोजेक्शंस आए थे जीडीपी के 12 मंथ के, जिसमें बोला गया कि जीडीपी रहेगी 134.4 लाख करोड़ एट कांस्टेंट प्राइसेस 2011-12 बेस प्राइस के हिसाब से, और ओवरऑल जो कॉन्ट्रैक्शन होगा जीडीपी का, रियल जीडीपी का, वो 7.7% होगा। नॉमिनल का 4.7 है, मैंने कल के करंट अफेयर्स में आपको बताया था। अब कहीं ना कहीं अगर ये डाटा हम सही मानते हैं नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस का, तो इसका मतलब ये है कि थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर में बहुत तेज इकोनॉमिक रिकवरी होगी। ये इनबिल्ट है इस डाटा में। अगर ये डाटा सही होता है तो थर्ड और फोर्थ में जबरदस्त इकोनॉमिक रिकवरी होने वाली है। ओवरऑल बात की जाए तो अप्रैल और सितंबर जो पहले 2 क्वार्टर हैं, यहां पे 16% का कॉन्ट्रैक्शन मिला है जीडीपी में। ओके, और अब मेयर 10,400 करोड़ शॉर्ट ऑफ द ईयर अर्लियर सेकेंड हाफ ईयर। यानी मतलब ये कि सेकेंड जो हाफ है आपका, यानी कि सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये तीसरा क्वार्टर, जनवरी फरवरी मार्च चौथा क्वार्टर, इन दोनों क्वार्टर्स में जो जीडीपी ओवरऑल पिछले साल के कंपैरिजन में केवल 10,400 करोड़ ही कम होने वाली है। अब यहां पे इकोनॉमिक रियलिटी समझ में नहीं आ रही। ग्राउंड लेवल एक्टिविटी के हिसाब से एनएसओ का ये जो फ्यूचर प्रोडिक्शन है समझ में नहीं आ रहा है। तो कुल मिला के यहां पे बोला क्या जा रहा है कि एनएसओ के जो एडवांस एस्टिमेट्स हैं वो साउंड फाइनेंशियल बेसिस पे नहीं है। वो साउंड फाइनेंशियल बेसिस पे कैसे नहीं है, इसको हम लोग एक्सपेंडिचर साइड और ग्रॉस वैल्यू एडेड से समझने की कोशिश करेंगे। एक्सपेंडिचर साइड क्या होता है, मैं आपको बहुत जनरल टर्म्स में बताता हूं। जो लोग खर्चा करते हैं, तो एक्सपेंडिचर साइड में सरकार का खर्चा भी आ जाएगा, और हम जैसे लोग जो मार्केट में जाके चीजें खरीदते हैं वो भी आ जाएगा। जब हम जैसे लोग जाके मार्केट से चीजें खरीदते हैं, तभी तो जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो चीजें बनाते हैं, और जब मैन्युफैक्चरर्स चीजें बनाते हैं तो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, जीडीपी बढ़ती है। ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या होता है, ग्रॉस वैल्यू एडेड मतलब कि किसी भी इंडस्ट्री में वैल्यू का एडिशन करना, चीजों को बढ़ाना, सर्विसेज को बढ़ाना। तो टूरिज्म में अगर टूरिज्म का मैग्नीट्यूड बढ़ता है, तो मान लीजिए दिल्ली से अंडमान निकोबार घूमने वाले लोग एक साल में 100 करोड़ थे, और अगले साल 110 करोड़ हो गए, तो 10 करोड़ का वैल्यू एडिशन हुआ ना आपका। तो ये होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड। एक्सपेंडिचर साइड और ग्रॉस वैल्यू एडेड एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है, बस एक ही चीज को देखने के 2 अलग अलग नजरिए हैं, एक्सपेंडिचर साइड और ग्रॉस वैल्यू साइड। अब यहां पे अगर आप एक्सपेंडिचर की बात करो, तो प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, हम जैसे लोग जो सामान जाके खरीदते हैं, वो जीडीपी को प्रोपल करता है। जीडीपी में 50% से ज्यादा वेटेज है हमारा प्राइवेट कंजम्पशन का, और प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऐसा बोला जा रहा है कि पूरे साल में 9.5% नीचे जाएगा, जबकि पहले हाफ में यानी फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर में पिछले साल के कंपैरिजन में 19% नीचे गया। 19% नीचे गया है, और पूरे साल में 9.5% नीचे आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि सेकंड और फोर्थ क्वार्टर में हम जैसे लोग जरूरत से ज्यादा जाके गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेंगे। और यहां पे एक चीज पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है कि लोगों को नौकरियां गई हैं, लोगों की इनकम रिड्यूस करी है। तो ऑब्वियस सी बात है, लोगों की नौकरियां गई हैं, लोगों की इनकम रिड्यूस करी है, तो लोग उस लेवल की खरीदारी नहीं कर रहे हैं जिस लेवल की खरीदारी वो प्री कोरोना टाइम्स में कर रहे थे। लोगों के जो टारगेट्स वो हट गए हैं भाई। पहले तो प्री कोरोना टाइम्स में लोगों ने बोला था कि भाई इतनी कमाई से मैं इतना खरीद लूंगा, तो इतने पे ईएमआई ले लूंगा, ये सब सोचते थे। अब लोग सेविंग्स ज्यादा सोचते हैं। अब लोग सोचते हैं कि भैया कल की डेट में नौकरियां चली गई तो हम कैसे कमाएंगे, तो उस लेवल पे एक्सपेंडिचर हो नहीं रहा है। और जिस प्रकार के एक्सपेंडिचर के डाटा को थर्ड और फोर्थ क्वार्टर ईयर में यहां पे एज्यूम कर रही सरकार, वो डाटा गलत है ऐसा बोल रहा होता, क्योंकि उतना एक्सपेंडिचर होगा नहीं, उतना लोग खरीदारी करेंगे नहीं जितना थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में सरकार एक्सपेक्ट कर रही है। सरकार एक्सपेक्ट कर रही है कि पहले 2 क्वार्टर्स में
परसेंट की खरीदारी कम हुई है, 19% का एक्सपेंडिचर कम हुआ है प्राइवेट, लेकिन ओवरऑल लास्ट 2 क्वार्टर्स में इतना बढ़ेगा कि ओवरऑल साल का एक्सपेंडिचर केवल 9.5% कम होगा। ये बात गलत है, और ये बात गलत सरकार, ये ऑथर कैसे दिखा रहा है, जीवीए डाटा के बेसिस पे, ग्रॉस वैल्यू एडेड के डाटा के बेसिस पे। जो ग्रॉस वैल्यू एडेड डाटा निकल के आ रहा है मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज का, इसके बेसिस पे ये जो आपकी प्राइवेट कंजम्पशन का जो फिगर निकल के आ रहा है वो मैच सा करता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि ग्रॉस वैल्यू एडेड में जो फिगर्स निकल के आ रहे हैं वो इस लेवल की ग्रोथ को फ्यूचर में नहीं दिखा रहे हैं। ठीक है भाई। फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात की जाए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मतलब कि आप ऑटो इंडस्ट्री हो गई, इंडस्ट्री में चीजें बनाना हो गया, स्टील बनाना हो गया, गाड़ियां बनाना हो गया, कोई भी चीज बनाने की बात कर लीजिए इंडस्ट्रियल, तो मैन्युफैक्चरिंग हो गई। मैन्युफैक्चरिंग के लिए बोला जा रहा है कि इस साल में 9.4% कॉन्ट्रैक्ट करेगी, पहले 2 क्वार्टर्स में 20% कॉन्ट्रैक्ट किया है। खास बात यह है कि अगर आप ग्रॉस वैल्यू एडेड सर्विसेज की बात करो, खासकर ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन की बात करो, ये 21.4% कॉन्ट्रैक्ट किए हैं। और खास बात दोस्तों ये है कि ये जो सेक्टर है ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये ओवरऑल जो आपकी जीवीए सर्विसेज होती है ना, उनका 1/5 है। ओवरऑल जो ग्रॉस वैल्यू एडिशन होता है हमारी इकोनॉमी में, उसका 1/5 यानी उसका लगभग 20% है ये ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्टिंग। और इसमें 21.4% का डिक्रीमेंट देखने को मिलेगा बाहर वहीं 12 महीने में। तो ओवरऑल ग्रॉस वैल्यू एडेड के 25% में 21.4% का डिक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मैन्युफैक्चरिंग में और प्राइवेट कंजम्पशन आपका सेकंड और फोर्थ क्वार्टर में इतना ज्यादा बढ़ेगा? कुल मिलाकर ऑथर यह बोल रहा है कि जीवीए के प्रिडिक्शंस को अगर आप देखो और ओवरऑल एनएसओ की इन एडवांस्ड एस्टिमेट्स को देखो, दोनों एस्टिमेट्स एक दूसरे के साथ कॉन्ट्राडिक्टिंग निकल के आ रहे हैं। फिर भाई एनएसओ ये बोल रहा है कि जो गवर्नमेंट का फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है ये 17% बढ़ेगा सेकेंड हाफ में, ऐसा बोला जा रहा है। और एनुअली जो गवर्नमेंट का फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो 5.8% का ग्रोथ दिखाने वाला है। खास बात दोस्तों ये कि सरकार ने अपने बजट में जो रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर के टारगेट्स दिखाए थे, ना सरकार के पास उतना रेवेन्यू हो रहा है और ना ही सरकार अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर टारगेट्स उतने कर रही है। सरकार के पास जब रेवेन्यू रिसिप्ट्स आ ही नहीं रही है, सरकार ज्यादा बोरोइंग कर ही नहीं रही है, तो जीएफसी आप कैसे बढ़ाओगे? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कैसे बढ़ाओगे? सरकार दो प्रकार से खर्चा कर सकती है। एक तो सरकार के पास टैक्स आ रहा हो तो उस टैक्स के पैसे सरकार खर्चा कर रही हो, दूसरा सरकार इंटरनेशनल लोन उठाकर खर्चा करे। ना सरकार के पास टैक्स आ रहा है इस समय पे और ना ही सरकार डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट से लोन उठा रही है। तो ये जो यहां पे सेकेंड हाफ यानी थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में ये एस्टिमेट किया गया है कि ये जीएफसीई यानी गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 17% से बढ़ेगा और ओवरऑल जो एनुअल फिगर है इसका गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का वो 5.8% से बढ़ेगा, ये मैच नहीं कर रहा है, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। क्योंकि सरकार जब पैसा उधार उठा नहीं रही, उसके पास रेवेन्यू आ नहीं रहा है, तो भाई सेकेंड हाफ में थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में आप 17% कैसे बढ़ा दोगे गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को? इसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा सवाल उठाया जा रहा है। तो ये जो फाइनल एस्टिमेट्स हैं, ये जो एडवांस्ड एस्टिमेट्स हैं, इसमें बहुत चेंजेस आने वाले हैं। जब इकोनॉमिक सर्वे आएगा तो उसमें हो सकता है कि थोड़े और रियलिस्टिक फिगर्स छापे जाएं। ये सब बातें इस आर्टिकल में बताई गई हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। आई होप मैं आपको जस्टिस कर पाया हूँ, मैं आपको चीज़ों को सही तरीके से समझा पाया हूँ। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, कमेंट जरूर कर देना, इससे एंगेजमेंट बढ़ता है वीडियो का। गुड बाय।